सुधांशु त्रिवेदी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अगर, तो पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। सदन के अंदर बिल्कुल आ रही है। कल संजय सिंह ने काफी जोरदार शब्दों में इस बिल का विरोध किया और जानने वाले ये कह रहे हैं कि इस बिल के बाद दिल्ली में चुनी हुई सरकार की हैसियत केवल एक निगम पार्षद जितनी रह जाएगी। क्या वाकई आप पावर कट कर देना चाहते हैं केजरीवाल सरकार का? देखिए, इस संदर्भ में गृह राज्य मंत्री जी ने इस पूरी बहस का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया था कि सरकार ने किसी प्रकार का न कोई संविधान संशोधन किया है, न किसी की शक्तियों में कोई कटौती की है। 1991 का जो दिल्ली का अधिनियम था, जो संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत था, उसमें केवल कुछ चीजों को लेकर कहीं न कहीं एक अस्पष्टता थी। अन्यथा क्या आवश्यकता थी किसी को कोर्ट में जाने की, फिर कोर्ट से जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना? इसका अर्थ है कुछ चीजों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, केवल उन चीजों को स्पष्टीकरण किया है। हां, एक स्पष्टीकरण जरूर बहुत साफ होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आपको याद होगा रोहित जी, पहले ऐसा होता था कि हर प्रकार के राष्ट्रीय विषय पर आकर आम आदमी पार्टी वाले बैठ जाते थे, जबकि आम आदमी पार्टी से बड़ी पार्टी डीएमके है, उससे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उससे बड़ी आरजेडी है, उससे बड़ी शिवसेना थी, एनसीपी थी, तमाम क्षेत्रीय दल थे। अब दिल्ली में होने का लाभ होता था। तो यहां पर यह एक अवधारणा, जैसे दिल्ली एक राज्य है, स्पष्ट किया दिल्ली राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा है। तो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जितनी आपको शक्तियां होनी चाहिए उतनी शक्तियां यथावत हैं। केवल कुछ बिंदुओं पर जहां पर कुछ भ्रम की स्थिति थी उसका स्पष्टीकरण किया गया है। तो यह प्रचार ही गलत है। और पहला यह प्रमाइस स्पष्ट कि दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा है। मतलब यह कि अगर आपकी सरकार बन जाती वहां तो आप पूर्ण राज्य के लिए ले जाते इसको, जो आप वादा करते रहे कि हम पूर्ण राज्य बना देंगे, लेकिन क्योंकि आपसे हो नहीं पा रहा तो आपने कहा जो थोड़ा बहुत राज्य है उसको भी कंप्लीटली डाइल्यूट कर दिया जाए ताकि ये कहीं के ना रहे चुनाव जीत के भी। हाँ, देखिए रोहित जी, इस प्रकार की मैं बात अगर स्पष्ट रूप से कहना चाहूं, ठीक है, 2 विधानसभाएं वो जीते हैं, कोई इसमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 67 और 62 सीटें आई, तो 2 लगातार लोकसभा में शून्य रहे हैं दिल्ली में, यह भी एक यथार्थ है। परंतु यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मन का इस प्रकार का कोई मंतव्य नहीं। आपके सारे प्रबुद्ध दर्शक बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में कोई देश बताइए जहां की राष्ट्रीय राजधानी में दूसरे आप ये कहें कि उसका एक अलग वैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था होगी? नहीं होता ऐसा कहीं, बताइए दुनिया में कहीं पर भी ऐसा है? इसलिए हम कहना चाहते हैं, उसी बात को ध्यान में रखकर जनता की, दिल्ली की जनता को प्रतिनिधित्व का अधिकार भी दिया था, परंतु उसके साथ साथ अब राष्ट्रीय राजधानी में है सब कुछ। और मैं एक और याद दिलाना चाहता हूं, लोग भूल गए होंगे भाई, याद करिए जब ये लोकपाल बिल लाए थे पहली बार वाली सरकार, जब आलोक जी के समर्थन से इनकी सरकार थी, उस लोकपाल बिल में आपको पता है क्या क्या किया था? यानी दिल्ली की सरकार ने यह कह दिया था कि उसके अंतर्गत भारत की पूरी सरकार होगी, भारत के कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति भवन ही नहीं, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सबकी जांच हम करेंगे। ऐसी अद्भुत संवैधानिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना जिनके दिमागों में थी, उनको आज यहां समस्या ही नजर आएगी। इसमें कोई दोष की बात नहीं है। और किसी को संदेह हो तो जाके वो लोकपाल विधेयक देख लें, जो पहली वाली सरकार 2013-14 की जो 49 दिन चली थी आलोक शर्मा जी की पार्टी के समर्थन से, उस विधेयक का प्रारूप जाके पढ़ लें, स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, लेकिन सुधांशु जी अगर ऐसा ही था तो फिर खत्म कर देते ना दिल्ली में मुख्यमंत्री और विधानसभा, सीधे कहते कि भाई 3 एमसीडी बनी है, उसी में लड़ ले जिसको चुनाव लड़ना है। क्योंकि किसी भी देश में, दुनिया में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार, उसकी कैबिनेट अलग से नहीं होती है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी आज ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री को केजरीवाल की लोकप्रियता से डर लग रहा है। यह कहा आज मनीष सिसोदिया ने। अच्छा, चलिए हम यह भी बता देते हैं, 1991 में विधेयक आया, उसके बाद 93 से 98 तक हमारी सरकार रही, और इस पूरे कालखंड में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 98 से 2013 तक शीला दीक्षित जी रही, जिसमें 98 से 2004 तक केंद्र में हमारी सरकार थी। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार और केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार नहीं रही हो। सारी चीजें व्यवस्थागत ढंग से चलती रही। ऐसा विचित्र उपद्रव और उद्दंडात्मक व्यवस्था आपने पहले कभी नहीं देखी जो केजरीवाल जी के आने के बाद होने लगी। तो इनका तो स्वभाव ही नैसर्गिक उद्दंडता करने का है, तो इसलिए वो हर चीज में समस्या क्रिएट करते हैं। पहली बात थोड़ी है, पहली वो पार्टी भी है जिसने 26 जनवरी को भी
हाँ बता रहा हूं उदाहरण के साथ, अपनी सेंटेंस पूरा करूं। 26 जनवरी पे जिसने धरना दिया हो तो आप समझ सकते हैं उद्दंडता के साथ साथ अपरिपक्वता भी है। रोहित जी एक वाक्य और पूरा कर दूं, ये कहते थे ना कि हम तो मकान नहीं लेंगे, हम तो 4 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, फिर घूम फिर के आगे मकान भी ले लिया। याद है वो पहली वाली वैगनआर, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, ले लिया। हम हवाई जहाज में नहीं चलेंगे, चलने लगे। हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, उनके ऊपर कई फिजिकल अटैक हुए जिसमें ज्यादातर उन्हीं की पार्टी के लोग, सिक्योरिटी भी ले ली। अब बताइए यहां तक कि ये विषय उठाया गया था कि सिक्योरिटी में कटौती की जा रही है, 4 आदमी कम कर दिए गए। वो केजरीवाल जी 2013 में कह रहे थे। इसमें 2 ही बातें हुई कि वो अपरिपक्व थे, उनको राजनीति की समझ नहीं थी। जो जो राजनीति में आते चले गए तो क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या अपरिहार्यताएं, ये भी समझ में आने लगी। अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, कसम खाया था कि मैं किसी की समर्थन नहीं लूंगा, कांग्रेस का, और लिखित में समर्थन लेकर सरकार बनाई थी। इसलिए जो मैं कह रहा हूं, उनकी एक 7-8 साल की बैकग्राउंड देखिए तो सब कुछ वही नजर आता है।